हाय, हेलो, समझ ही नहीं आता कि पहला सेंटेंस बोला क्या जाए। एक फिक्स करना पड़ेगा एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में यही बोला जाए, है ना। टेलीग्राम पे अच्छे से यार क्यूज़ वगैरह सॉल्व नहीं कर रहे हो तुम लोग, है ना, उसकी चिंता मत करो। क्यूज़ अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मुझे ही दिखेगा, और वो एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है, वो तुम्हारी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि आंसर तो तुरंत पता चल जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, ठीक है। एसएचएम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में ये ख़त्म होने के बाद अपन मॉडर्न फिजिक्स चालू कर देंगे, ठीक है, और बायो के भी लेक्चर चालू कर देंगे कल से। आज तो नहीं हो पाएगा। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? सिंपल पेंडुलम पढ़ लिए थे, है ना। इसके बाद कुछ दो एक पॉइंट उसमें रह गए थे, मैं बता रहा हूँ, है ना। सिंपल पेंडुलम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग वाला जो भी अपना ऑसिलेशन है वो पढ़ेंगे। कुछ दो एक पॉइंट रह गए थे, वो बता देता हूँ फटाफट, है ना। हमने कल देख लिए थे क्या, एक सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। अगर रस्सी से बांध दिया है तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होगा? T बराबर 2π√L/g, ये होगा। तो यहाँ अपने को पता है कि अगर रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक लंबी, है ना, लॉन्ग और एक शॉर्ट रस्सी से अगर इसको अपन बांध दें, वायर से बांध दें और इसको ऑसिलेशन करवाएं, तो मतलब अगर सेम टाइम पर दोनों ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम बाद ये वापस उसी कंडीशन में मिलेंगे अपने को? कहाँ पे? बिल्कुल मीन पोजीशन पे, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करे। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना कि अगर ये n ऑसिलेशन करता है, कैपिटल N ऑसिलेशन बोल दो, या फिर कैपिटल N ऑसिलेशन करता है, तो ये हमेशा उससे एक ज़्यादा करेगा, तभी जाके ये मीन पोजीशन पे आएंगे, है ना। ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो ये अगर ये n ऑसिलेशन कर रहा है तो ये कितना करेगा? n+1 ऑसिलेशन करेगा। इतने ऑसिलेशन करने के बाद ये क्या हो जाएंगे? वापस से मीन पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। वापस से मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। ये n करेगा तो ये n+1 करेगा। तो अपने को यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे t अपन अनुपात बना लेते हैं, लॉन्ग बटे शॉर्ट बराबर, यहाँ पे इसका जो अनुपात आएगा वो भी क्या आएगा? लॉन्ग लेंथ बटे में शॉर्ट लेंथ। अब यहाँ पे ये TL और TS क्या है? अपने पास टाइम पीरियड है, और ये ऑसिलेशन या इसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रेशो, मतलब क्या रिलेशन होता है? तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फ्रीक्वेंसी F व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? टाइम पीरियड के। अब अनुपात बना लिए अपन ने, तो इसके साथ अगर अनुपात बनाए तो T लॉन्ग बटे T शॉर्ट बराबर क्या हो जाएगा? F शॉर्ट बटे में F लॉन्ग आ जाएगा। तो अपन इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट बटे में लॉन्ग बराबर, यहाँ पे रूट में आ जाएगा L लॉन्ग बटे में L शॉर्ट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर इसकी n ऑसिलेशन हो रही है पर जितने भी टाइम में अपन कंक्लूड कर रहे हैं, तो इसकी कितनी? n+1 है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा। तो कितना बन जाएगा? ये n बटे में n+1, ये हो जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा? L बटे में LS। यार ये कुत्ता फिर भौंकने लग गया यार। एक तो ये कुत्ता ना पूरी वीडियो ख़राब कर देता, न जाने कितनी वीडियो ने ख़राब करा है। रुकना पड़ता है, और फिर से रुकना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कम हुआ है भौंकना, थोड़ी आवाज़ आए तो एडजस्ट कर लेना यार। तो यहाँ पे अपने पास ये बन चुका है। तो कभी भी बोलेगा क्या बोलेगा? लेंथ का अनुपात पूछ लेगा। अगर ये इतने ऑसिलेशन कर रहा है तो वो कितने करेगा। तो कभी भी अगर कुछ भी टाइम पीरियड भी दे दे तो इस अनुपात को निकाल के तुम ये वाले ऑसिलेशन निकाल सकते हो कि उतने टाइम में कितने लेंथ के साथ कितना। पहले ये वाले अनुपात निकालना और इसको अपन बराबर करके यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सेकेंड क्या पूछ सकता है? सेकेंड वो पूछ सकता है कि इसकी लेंथ को अपन अगर 5% से कम में अगर थोड़ा सा चेंज वगैरह कर दें तो इसमें टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है T समानुपाती क्या होता है? √L/g। तो सिर्फ 5% तक परिवर्तन चेंज के लिए अपन अगर फॉर्मूला बनाएं, तो कई बार बोले हूँ मैंने कि 5% से कम या 5%, ये 7% तक भी होता है तो चल जाता है कभी कभी, लेकिन 5% तक के लिए अपन क्या करते हैं? सीधे पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी पूरे की पावर क्या है? 1/2। तो T समानुपाती L/g, और इस पूरे की पावर क्या है? 1/2। अब कैसे लिखते हैं परिवर्तन चेंज वाला परसेंटेज में? तो इसे लिखते हैं del T/T बराबर
डेल एल बटे के आगे क्या, इसके आगे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा डेल एल बाय एल। और ये नीचे की अगर चीज़ें हैं तो वो माइनस में आती है, ऊपर की क्या आती है प्लस, क्योंकि ऊपर की प्लस चेंज करती है, नीचे वाली माइनस चेंज करती है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 डेल जी बटे में जी। ये एक फॉर्मूला और बनेगा चेंज के रिगार्डिंग, ये मैं बताना कल छूट गया था। तो ये चेंज के रिगार्डिंग हो गया और ये ऑसिलेशन के रिगार्डिंग हो गया कि अगर सेम स्टार्टिंग सेम पॉइंट से अगर छोड़ दिया जाए अलग अलग रस्सी को तो सेम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेंगे या कितना आवर्तकाल या कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो इन दोनों फॉर्मूले से तुम कंपेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये खत्म हुआ अपना सिंपल पेंडुलम। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये वाला क्या है, क्या करना है इसमें अपने को, लिफ्ट का त्वरण है g/3 से ऊपर हो तो t डैश क्या होगा, यदि नॉर्मल टाइम पीरियड कितना था t, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो 2 रूट में L/g है। अगर इस तरीके से t डैश दे t के रिस्पेक्ट में निकालने को, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको अनुपात बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को t डैश निकालना है तो t डैश बराबर 2 रूट में L/g है। तो g हमेशा इफेक्टिव लेते हैं, यहाँ पे भी g इफेक्टिव लेंगे। जब लिफ्ट नॉर्मल स्टेबल है तो उस टाइम g इफेक्टिव कितना लगता है, g लगता है, तो यहाँ पे अपन g लेंगे। g इफेक्टिव यहाँ पे अलग लेंगे, यहाँ पे 2 से 2 L से L पहले ही काट देते हैं। ये वाला जो g इफेक्टिव है ये डैश वाला कर लें, ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो t बटे t डैश बराबर g इफेक्टिव कहाँ जाएगा अब सबसे ऊपर, तो यहाँ पे क्या जाएगा g इफेक्टिव डैश बटे में g इफेक्टिव नॉर्मल वाला। ये हो गया। नॉर्मल वाला क्या है, नॉर्मल वाला तो जब लिफ्ट खड़ी है तो कितना लगेगा, g ही लगेगा, लेकिन g इफेक्टिव जब लिफ्ट मूवमेंट कर रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा g प्लस g/3 बटे में क्या जाएगा g, ये हो जाएगा रूट में g हो गया, पूरा जोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा 4g/3 बटे में क्या जाएगा g से g गया, ये पूरा रूट में, नीचे वाला भी रूट में, t बटे t डैश चला आ रहा है। अब क्या करना है, 4/3 है तो रूट में से बाहर आ जाएगा कितना 2, नीचे बचेगा √3, ये पूरा इसका है तो क्रिस क्रॉस गुणा कर दो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा t डैश बराबर √3t/2, ये बनेगा फाइनल। सिंपल है ना, दिख रहा है कि फाइनल वाला जो है वो बढ़ गया ना, जब भी बढ़ गया कि घट गया है ना, कम हो गया, 1 से भी कम हो गया ना। अगर तुम यहाँ पे √3 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 1.732, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो दुनू 18, हाँ 0.9 के लगभग, मतलब 1 से थोड़ा कम हो गया। तो दिख रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी अगर नीचे का पोर्शन बढ़ता है तो आवर्तकाल क्या हो जाता है कम, अगर वही लिफ्ट नीचे आती तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो इस टाइप से अगर कभी ऑप्शन आए तो सोच के देख लेना कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सिंपल पेंडुलम खत्म हुआ। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्या, स्प्रिंग का ऑसिलेशन, स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या, स्प्रिंग। लो तो क्या आ गया अपने पास, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। तो पहले हमें स्प्रिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर अपन स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्प्रिंग ब्लॉक के बारे में कैसे, तो हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी पहले से भी है और मैकेनिक्स में भी पढ़ा जाता है इसको। क्या होता है, वहाँ पे स्प्रिंग से अगर इस तरीके से कोई ब्लॉक बांध दिया जाए m द्रव्यमान का, और हमारे सिलेबस में जो भी स्प्रिंग या वायर या रस्सी जो भी है वो हमेशा मासलेस होती है, उसका कोई भी अपन वेट नहीं लेते हैं, सिर्फ उससे बंधे हुए बॉडी का अपन बॉडी वेट लेते हैं। तो इस पूरी स्प्रिंग को अगर मैं इसको धकाऊं या पुश करूं या पुल करूं, कुछ भी करूंगा, तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो लगेगा F, और वो हमेशा इसके जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट ही जाता है, इसलिए F समानुपाती हो जाता है क्या, -x। समानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर हो जाता है -kx। माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वो हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के कहाँ लगता है, अपोजिट। अगर तुम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा नेगेटिव साइड, नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव साइड। ये डिपेंड करता है कि किस साइड तुम उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। ये हो गया अपने पास F बराबर -kx। अब यहाँ पे K क्या है, तो यहाँ पे K बराबर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि कई बार आया भी है अपने पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो उस पदार्थ पर, किस मेटल से बनी है वो स्प्रिंग। सेकेंड नंबर पर लेंथ पर, स्प्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पर रेडियस पर,
जो भी स्प्रिंग की रेडियस है, मोटी स्प्रिंग है तो उसका बल ये जो है के क्या है, ज़्यादा होता है, मतलब जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, लेकिन लेंथ के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है एल। मेटल तो अलग अलग है तो उसके लिए फिक्स होता है। तो अगर लेंथ ज़्यादा है ना, मान लो किसी स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम। मतलब लंबी स्प्रिंग को दबाना या खींचना क्या होता है, आसान होता है, छोटी स्प्रिंग को दबाना खींचना टफ हो जाता है। अगर वो मोटी स्प्रिंग है तो उसको दबाना बहुत टफ होता है, पतली स्प्रिंग है तो क्या है, उसको दबाना खींचना थोड़ा ईजी हो जाता है ना, पुल पुश अपन आराम से कर लेते हैं, उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगा, कम। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच ग्राफ कैसे बनता है, अपन पहले भी बना चुके हैं। इधर इस तरीके से बनता है, इधर आ जाता है x, इधर -x, इधर f, इधर -f, इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। जब ये माइनस है तो ये प्लस है, जब ये प्लस है तो ये माइनस है। तो यहाँ पे इसके बीच भी ग्राफ कैसे बनता है, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/l, तो यहाँ पे अगर मैं l ले लूँ लेंथ, यहाँ पे ले लूँ k कांस्टेंट, तो इस टाइप से एक ग्राफ बनता है। पैराबोला बोलते हैं इसको, पैराबोला है ना, पैराबोला है, अति परवलयाकार, हाइपर पैराबोला है, अति परवलयाकार ग्राफ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। फिर के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, और मेटल के लिए तो वो अलग अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। ये इतनी बात तो हो गई। फिर के बारे में कुछ और बात करते हैं अपन। स्प्रिंग को काटना है ना, कटिंग अगर अपन स्प्रिंग की कर दें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने को डायरेक्ट पता है कि लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये के एल बराबर होता है क्या, कांस्टेंट। अगर तुम लेंथ छोटी करोगे तो के बढ़ेगा, क्योंकि उसको मैनेज करना है ना, लेंथ को फोर्स कांस्टेंट जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके साथ क्या करना है, उसको कंपेयर करके कांस्टेंट रखना है। तो जब भी तुम स्प्रिंग को काटोगे तो के क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर लेंथ काटोगे, छोटी करोगे तो के क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ को ऐड करोगे तो के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। मतलब अगर मैं किसी स्प्रिंग को n गुना बढ़ा दूं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n गुना कम हो जाएगा। सिंपल है। अगर मैं किसी स्प्रिंग के लेंथ को n गुना बढ़ाऊं, तो यहां पे लिख रहा हूं n गुना बढ़ाऊं, इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर, अगर n गुना बढ़ाया तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा कितना, k डैश बराबर स्टार्टिंग का जो k था, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो ये घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो k घटेगा। मतलब अगर मैं लेंथ को n गुना बढ़ाता हूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n गुना घटेगा। सिंपल है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया। अगर मैं n को घटा दूं, n गुना अगर इसको क्या कर दूं, कम कर दूं, है ना, n से n पार्ट में इसको क्या कर दूं, काट दूं, घटा दूं, कुछ भी कर दूं, तो यहाँ पे जो k डैश है, तो अब अगर इसकी लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसका जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे n गुना लंबाई को घटा रहे हैं दोस्त, लंबाई को अगर कम ज्यादा कर रहा हूँ तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, n के गुना हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है। लंबाई को, लेंथ को कम करने पर k कांस्टेंट बढ़ेगा, लंबाई को बढ़ाने पर k कांस्टेंट घटेगा। ये तुम्हें दोनों चीज याद होना चाहिए, क्योंकि ये अभी टाइम पीरियड में काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो ये अपन ने पूरा स्प्रिंग सिस्टम ब्लॉक पढ़ ली इसकी। अब अच्छा, एक बात ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स है ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं, बराबर बंटता है, बराबर बंटता है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग पे कहीं पे अलग लग रहा है, कहीं पे अलग लग रहा है। अगर एक स्प्रिंग है इस तरीके से और दो ब्लॉक है मान लो M1, और इससे स्प्रिंग बांध दी गई है इधर इस तरीके से, और इस पे M2 है, ये ब्लॉक इधर खींच रहा है और ये ब्लॉक इधर खींच रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट पर F1 फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पर F2 फोर्स लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कभी भी दिमाग में मत लाना कि अगर अलग अलग ब्लॉक इस तरीके से खींच रहे हैं तो फोर्स क्या लगेगा, F1 F2 लगेगा, नहीं है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा F, और इसका जो एक ही स्प्रिंग है तो फोर्स लगेगा F, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा X, और उस स्प्रिंग का जो भी कांस्टेंट है वो अपने पास के यूज करें। तुम दोनों साइड से खींचो, एक साइड से खींचो एक स्प्रिंग को, तो वो बराबर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, ये तो अपने पास हुई स्प्रिंग ब्लॉक की कुछ आसान सी बातें, है ना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम स्टार्ट करेंगे, ये चीजें उसमें काम आएगी, है ना। तो ये अच्छे से याद रखना है तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्या, स्प्रिंग पेंडुलम पे। ठीक है,
तो आगे अपने पास क्या स्प्रिंग पेंडुलम है ना। ये वाली एडिटिंग बेकार तो नहीं लग रही ना कि फट से स्क्रीन गायब होती है, पीछे का बैकग्राउंड, मैं तो गायब नहीं होता हूँ और नई चीज़ें जाती है ना। अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें वीडियो का थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा, ज़्यादा लंबी लंबी फिर वीडियो दिखेंगी नहीं ना तुमको देख के, 1-1.5 घंटे की। तो स्प्रिंग पेंडुलम की बात कर रहे हैं है ना। स्प्रिंग पेंडुलम में क्या है, अगर इस तरीके से मैं स्प्रिंग में कोई मास, बॉडी मास बांध दूं और उसको छोड़ दूं, तो छोड़ने पे थोड़ा सा वो इस तरीके से मूवमेंट करेगा, या फिर इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दूं तो इसमें वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही फोर्स लगेगा, वही सारी बातें। ये क्या करेगा, मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या, ऑसिलेशन। इसको बोलेंगे क्या अपन, ऑसिलेशन। तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा, स्टार्टिंग में ये करेगा क्या, ऑसिलेशन। लेकिन जब ये बहुत टाइम हो जाएगा, जब ये छोटा छोटा शॉर्ट बिल्कुल करेगा, हल्का 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 इस तरीके से वाइब्रेट करने लगेगा, तो एंडिंग में इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, एंडिंग बोलो या सबसे सिंपलेस्ट बोलो, तो ये क्या करने लगेगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अपन ने पहले ही पढ़े कि एसएचएम और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में ये ऑसिलेशन करेगा क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा ना। तो धीरे धीरे कम होते 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 वो क्या होगा, एक टाइम ऐसा जाएगा जब फिक्स एवरेज ऐसा चलेगा, बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड ही चलेगा, फ्रीक्वेंसी भी सम। तो उस एंडिंग या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, उस स्प्रिंग का एसएचएम। अब एसएचएम के लिए यहाँ पे अपने पहले ही पता है कि इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो x होगा, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स F लगेगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k होगा। तो अपन को पता है कि F बराबर माइनस के एक्स होता है। x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, के एक्स बोलो, के एल बोलो, के वाई बोलो, नहीं के एल नहीं बोलेंगे, के वाई भी बोल सकते हैं। तो अपन अब के एक्स यूज़ कर रहे हैं, पहले अपन ने के वाई यूज़ करे, तो कोई अंतर नहीं है ना, अजीब ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ अलग हो रहा है। f बराबर अपन माइनस के एक्स है, f बराबर अपन एम ए भी रख सकते हैं, तो एम ए बराबर माइनस के एक्स। अब k बराबर अपन ने पहले ही निकाले थे कि क्या था, m ओमेगा स्क्वायर अपन पहले निकाल चुके, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ पे a की जगह पे रख रहे हैं m, इंटू में क्या रख रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। इस m को मैं उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बाय एम। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर, इसको इधर उठा के लाएंगे तो प्लस, ये हो गया k बाय एम इंटू में x बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे 0 ही होगा, उधर कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो पूरी इक्वेशन बनी है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, एसएचएम इक्वेशन, एसएचएम इक्वेशन। लेकिन ये किसके लिए है, स्प्रिंग वाले के लिए। अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन के लिए, तो अपन ने उसके लिए अलग बनाए थे। इसके लिए क्या बनाए थे, ए साइन ओमेगा टी, वो इक्वेशन अलग थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन अलग है ना, ये ग्राफिकल अगर अपन बताएं तो उस तरीके की इक्वेशन है, और ये स्प्रिंग के लिए, तो इसी को अपन एसएचएम इक्वेशन बोलते हैं। तो याद रखना है ये, है ना, पहले डी ये एक्सलरेशन है और यहाँ पे भी ये के बाय एम इंटू में एक्स है। अब जब पूरा कंपेयर वगैरह अपन करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, k बराबर एम ओमेगा स्क्वायर निकल के आता है, वो जो एंगुलर वाला था। तो अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी से फाइनली जो अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना था, वो क्या बना था, t बराबर 2 पाई रूट में m बाय के, ये बना था, है ना, याद ही होगा, 2-3 बार पढ़ चुके हैं। t बराबर 2 पाई रूट में m बाय के, ये था अपने पास। अब क्या करेंगे अपन, इसी के ऊपर कुछ पॉइंट देखेंगे, स्पेशल पॉइंट। ये पूरा क्लियर तो है, स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग है, अगर स्टार्टिंग में है तो वो ऑसिलेशन करेगी, बाद में क्या करने लगी, एसएचएम। जब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, और ये एसएचएम की इक्वेशन एंडिंग में बनेगी, है ना, यही हो जाएगा। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना, उसी को अपन कभी कभी एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो बोर्ड पे ना लिखते हुए अपन ऐसे ही बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। टाइम पीरियड में कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स आया है क्या, लेकिन सिंपल पेंडुलम में आया था, स्प्रिंग पेंडुलम में नहीं आया है, नहीं आया ना। तो स्प्रिंग पेंडुलम ग्रेविटेशन फोर्स पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या, कि जहाँ जहाँ पे अपन ने जितने भी वेरिएशन देखे थे ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग यहाँ का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे तुम चांद पे चले जाओ, किसी ऑर्बिटल में चले जाओ, आड़े तिरछे कैसे भी हो जाओ, स्प्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो जितनी भी स्प्रिंग वाली घड़ियाँ होती हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। तो कभी कभी जो भी साइंटिस्ट हैं या जो एस्ट्रोनॉलॉजर हैं, जो कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनकी जो घड़ियाँ हैं उनको अपन स्प्रिंग पेंडुलम वाली वॉच बना के देते हैं। हम नहीं, मतलब
उनके ही साथी लोग, तो उनकी जो घड़ियां हैं उनका टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मैसेज करते हैं और उसी हिसाब से कितना निकाला जाता है कि इतने दिन लगेंगे उतने दिन लगेंगे, तो वहाँ पे टाइम चेंज नहीं होता है। तो पहली बात तो ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अगली बात, अगर मैं इसको नत समतल पे रख दूं इस तरीके से, है ना, पहली तो क्या हो गया, जी पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर मैं इसको नत समतल पे रख दूं, स्लोप पर रख दूं इस तरीके से, स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसको स्प्रिंग पे इस तरीके से मैं बांध के रख दूं, तो ये टाइम पीरियड पे इफेक्ट करेगी क्या, तो ये भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको जो अंतर लाता है वो क्या लाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लाता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, तो ना नत समतल पे डिपेंड से नत समतल पे ले जाने इसका टाइम पीरियड बदलेगा, ना ही इसको किसी भी ऑर्बिटल या मतलब नए ग्रह पे या कहीं पे भी ले जाने में इसके टाइम पीरियड पे कोई अंतर आने वाला है। तो इसके टाइम पीरियड पे अंतर कहाँ आएगा, तो इसके टाइम पीरियड पे अंतर आएगा इसका मास चेंज करने पर और इसका के चेंज करने पर। इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये है द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान बढ़ाने पर टाइम पीरियड बढ़ेगा, है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब टी किसके समानुपाती है, रूट एम के, और टी व्युत्क्रमानुपाती है रूट के के। अगर मास बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर स्प्रिंग को हार्ड किया जाएगा या फिर किसी तरीके से काट के छोटा किया जाएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, घटेगा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हार्ड स्प्रिंग है और एक मुलायम स्प्रिंग है ना, बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग है, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा, तो हार्ड वाली का टाइम पीरियड कम, सॉफ्ट वाली का टाइम पीरियड ज़्यादा, क्योंकि के हार्ड वाली स्प्रिंग का क्या होता है, ज़्यादा होता है के सॉफ्ट वाली से, क्योंकि ये फोर्स को ही तो मेजरमेंट कर रहा है। के कांस्टेंट क्या है, फोर्स को मेजरमेंट कर रहा है। इसकी यूनिट ये न्यूटन पर मिनट की, हर एक मीटर न्यूटन पर मीटर कि एक मीटर पर कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा, ये यही तो बताता है। तो हार्ड स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, के ज़्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, अगर मैथमेटिकल आया तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने पास इतना हुआ जो अपन ने किस पे डिपेंड नहीं करता है और किस पे डिपेंड करता है। अब द्रव्यमान को तो तुम कितने तरीके से बदलोगे, वही है, सिंपल सा है, कम ज़्यादा ही कर सकते हैं। लेकिन के को अपन और तरीकों से बदल सकते हैं। पहले तो हार्ड और सॉफ्ट की बात अपन ने कर ली, अब यहाँ पे अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट कैसे, सीरीज अरेंजमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग का, या फिर पैरेलल अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल पढ़ते हैं तो वो कैसे इफेक्ट करेगा इसको, टाइम पीरियड को, वो देखेंगे, ठीक है। इतना अपन के पास क्लियर हो गया है। तो अपन अब अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अरेंजमेंट। तो ये है हमारे पास दो कॉम्बिनेशन, एक है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लो कैसे है, सीरीज में एक स्प्रिंग के है, उसके आगे अपन लगाए जा रहे हैं, दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, तो इनका जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी अलग अलग होगा, K1 और K2, ठीक है। अगर सीधे लगी हुई है तो मैं पहले बोला हूँ स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर एक ही साइड लगी हुई है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस पूरे के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, सिर्फ F लगेगा। लेकिन ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इसका मान लो x2 होगा तो इसका कितना होगा, x1। मतलब x बराबर टोटल को अपन बोल सकते हैं x1 प्लस x2, ठीक है। इतना क्लियर है। ये भी अपने पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक स्प्रिंग लगी दूसरी स्प्रिंग लगी, इसी को अपन ने लटका दिए, तो ये हो गया अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मत सोचना कि लटकाने पर ये ज़्यादा मूवमेंट करेगी, रखने पर कम करेगी। रखने पे अपने को इसको पुश करना पड़ेगा तब करेगी, लटकाने पर नॉर्मल छोड़ देंगे तो भी करने लगेगी। तो अब ये अपन पहली बात कर चुके हैं कि लटकाने पर भी ये ग्रेविटेशन पे तो डिपेंड करती नहीं है, तो फिर भी मूवमेंट तो इसको करनी पड़ेगी। तो ये दोनों एक ही है, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी कोई ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, नीचे टेबल पे रख दो, इस तरीके से होगा। पैरेलल की बात करें तो ये पैरेलल है, एक के साथ एक लगी हुई है, तो अगर ये इधर इधर लगी हुई है तो भी ये क्या है, पैरेलल ही है। कभी कभी लगता है कि सीरीज है एक साथ बंधी हुई, लेकिन इन दोनों के जो पॉइंट हैं वो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट पर हैं, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये भी क्या है अपने पास, पैरेलल, इसी को अपन ने क्या कर दिया, सीधा रख दी, तो ये पैरेलल है। अब पैरेलल है इस साइड, तो अगर ये द्रव्यमान इधर जाएगा तो इस पे क्या होगा, पुलिंग होगी, इस पे क्या होगा, पुश होगा। मतलब दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। इस पे लगेगा F1 तो इस पे लगेगा क्या, F2। यहाँ पे कितना हो गया, मान लो K1 इसका कांस्टेंट, तो दोनों स्प्रिंग अपन अलग अलग ही मान रहे हैं। बस यहाँ पे फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, क्योंकि एक पे पुल एक पे पुश लग रहा है ना, दोनों अलग अलग टाइप के, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है, तो दोनों फोर्स ही अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे तो एक सीरीज में है पूरे, इसलिए इनका फोर्स क्या है, अपन सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F बराबर F1 प्लस F2, इस तरीके से लिखेंगे अपन, कंफ्यूज मत होना।
पैरेलल में फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स डिफरेंस है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे फोर्स डिफरेंट। फिर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कैसे सेम होगा, ये स्प्रिंग जितनी खिंचाएगी उतना ही ये आगे वाली दबेगी ना, जितना इधर वाली खिंचाएगी उतना ही आगे स्पेस बनेगी तो उतना ही दबेगी, या फिर जितनी इधर वाली दबेगी उतना ही स्पेस आगे बनेगी। मतलब पैरेलल में क्या हो जाता है, x बराबर सेम, यहाँ पे f बराबर सेम। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है तुम्हें, है ना, कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे x बराबर x1 प्लस x2 है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि f बराबर क्या होता है, fx होता है, तो x बराबर f बाय k लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f वटे में k, ये सीरीज में जोड़े इसलिए s लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, f सेम है, f सेम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा k1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा f बाय k2, f, तो यहाँ पे क्या आया k बाय s बराबर k 1 बाय k1 बटे में प्लस में 1 बाय k2। मतलब इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है, हरात्मक मान आता है ना, डिक्रीजिंग वाली वैल्यू आती है, नीचे नीचे चलते जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हें ये याद रखना है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि वहाँ पे t बराबर 2 पाई रूट में m बाई k उसमें यूज होगा। तो कभी कभी इस तरीके से बांध के दे देगा दो स्प्रिंग में, तो पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्या, ks सीरीज वाला, है ना, k नेट निकालना पड़ेगा इस तरीके से। अगर दो हैं तो अपन ks नॉर्मल निकाल सकते हैं, k1 k2 बटे में k1 प्लस k2 करके, और अगर सेम है तो k बाई 2 होता है, हाफ हो जाता है। हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि एक स्प्रिंग को अपन दो हिस्सों में नहीं, यहाँ पे k है सीरीज में, हाँ सीरीज में है तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने f बराबर f1 प्लस f2 कर दिए, सेम है ये, है ना, तो अपन क्या f की वैल्यू निकालेंगे, तो f बराबर तो क्या होता है, kx होता है, तो k1 की तरह यूज करेंगे, तो f की जगह क्या आ जाएगा, k पैरेलल और x बराबर k1x प्लस k2x x x x, तो kp बराबर क्या आ गया, k1 प्लस k2, ये आ गया अपने पास। तो ये याद रखना है तुम्हें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, इस तरीके से याद रखना है। ये कितने भी हो सबको जोड़ते जाओ, ये कितने भी हैं बट्टे बट्टे करके इसको जोड़ते जाओ, बाद में पलटाना मत भूलना है। अगर स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो तो नहीं पलटाना है। तो ये अपने पास सीरीज भी आ गया, अपने पास पैरेलल भी आ गया। इन फॉर्मूले का तुम्हें यूज़ करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो अपने पास क्या था, तो यहाँ पे अपने पास t बराबर 2 पाई रूट में m बाय के सीरीज वाला आएगा। अब सीरीज में जिस तरीके स्प्रिंग लगी हुई है, पहले सीरीज का निकालना और यहाँ पे रखना, है ना, इस तरीके से। तो सीरीज में क्या होता है, के घटी जाता है, तो ज़्यादातर टाइम पीरियड इसमें क्या होता है, सीरीज में लगाने पे बढ़ता है, और यहाँ पे पैरेलल में लगाने में टाइम पीरियड घटता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे के की वैल्यू बढ़ती है, जुड़ते जा रहा है ना। तो t बराबर 2 पाई रूट में क्या आ जाता है, m बाय के पी, यह जाता है, तो के पी यहाँ पे बढ़ते ही जाता है, तो यहाँ पे t घटेगा। मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेम स्प्रिंग है, सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे किस में टाइम बढ़ेगा, तो पैरेलल में टाइम बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड पैरेलल का ज़्यादा होता है, सीरीज वाले का कम होता है, जब अपन सेम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, सेम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया दोनों, ठीक है। ये अपने पास स्प्रिंग हो गया। अगली कुछ चीज़ें और देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। अगली हमारे पास आ जाता है, ये कुछ अलग से टाइप का है ना, यहाँ पैरेलल या सीरीज नहीं है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल बंधे हुए हैं, बॉडी वेट बंधा हुआ है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई एक मूवमेंट कर रहा है। मैं मान लेता हूँ ये वाला नीचे वाला फिक्स है और ऊपर वाला क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, जब दोनों मूवमेंट करें तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, t बराबर 2 पाई रूट में, अब यहाँ पे m इफेक्टिव लगाना है। तो m इफेक्टिव का अपन म्यू के लिए म्यू इफेक्टिव भी लिखते हैं, बटे में क्या जाता है, k। अब स्प्रिंग एक ही है इसलिए उसका k वही यूज़ करेंगे। म्यू इफेक्टिव क्या होता है, म्यू इफेक्टिव होता है जब दो पार्टिकल मूवमेंट करते हैं या दो एक्सीलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो म्यू इफेक्टिव अपन इस तरीके से लगाते हैं, m1 m2 बटे में m1 प्लस m2। तो तुम्हें यहाँ पे इसका यूज़ करना पड़ेगा जब दोनों पार्टिकल क्या करें, मूवमेंट करें। लेकिन जब एक पार्टिकल मूवमेंट करे तो सिंपल है, जो मूवमेंट करेगा वो फॉर्मूले में आएगा, जो अपनी जगह बनाएगा टॉप 50 में वही जगह बनाएगा, है ना। ये m1 बटे में क्या आ जाएगा, k। तो जो मूवमेंट करेगा सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेगा, जब दोनों मूवमेंट करेंगे तो दोनों का इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा,
ठीक है, ये अपना खत्म हुआ स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड सारी चीज़ें। इसके ऊपर अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लो आ गया पहला क्वेश्चन। क्या करना है अपने को, इस क्वेश्चन में दो डायग्राम दिए हुए हैं, दोनों में स्प्रिंग वगैरह दिए हुए हैं, है ना। बाहर बड़ी आंधी तूफान चल रही है। T1 और अनुपात T2 निकालना है अपने को। यहाँ पे आवर्तकाल दोनों का टाइम पीरियड का रेशो निकालना है। तो इसका तो टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा, m दिया है, k दिया है, सिंपल सा लगाओ। T1 बराबर 2 पाई रूट में आ जाएगा m/k, ये आ गया अपने पास। लेकिन इसका जब अप्लाई करेंगे तो अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखना मैं भूल गया। ये अपने पास है k, ये है 2k और फिर ये है k। तो यहाँ पे अपने को इस पूरे का k इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। k इफेक्टिव निकाल के फिर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो T2 बराबर होगा 2 पाई रूट में m बटे में क्या आ जाएगा, k इफेक्टिव। यहाँ पे m ही है, लेकिन यहाँ पे m कितना है, 3m है, 3 गुना कर दिया गया है उसमें, 3m। तो k इफेक्टिव तुम्हें पहले निकालते आना चाहिए। k इफेक्टिव कैसे निकालेंगे अपन, तो वही है अपने पास सीरीज पे, और कैसे पैरेलल वाला निकालना है। तो ये दोनों कहाँ है, श्रेणी क्रम सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, घटता है ना, 1/1 करके। तो अपन इसका सीरीज में है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सीरीज वाले का पहले निकाल रहे हैं, तो k1 और k2 जब दो स्प्रिंग हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, k1 प्लस k2। तो यहाँ पे k1 कितना है, 2k इंटू में 2k बटे में क्या जाएगा, 2 2 4k, 2 2 2 4 k और k गया तो कितना बचा, k बचा। तो कभी भी याद रखना, अगर सेम सेम जुड़े हुए हैं तो उसका आधा कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इस पूरे का है ये इफेक्टिव कितना हो जाएगा, k। अब मतलब ये बन चुकी है क्या, सिर्फ एक स्प्रिंग k और k किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में सिंपल जोड़ते जाते हैं अपन, k1 प्लस k2 करके। तो k कितना हो जाएगा, 3k। तो इफेक्टिव कितना निकला यहाँ पे, 3k। तो T2 बराबर कितना निकलेगा, 2 पाई बट्टे में 3m बटे में 3k। 3 से 3 गया, बराबर क्या आया, 2 पाई रूट में m/k। T2 भी सेम, T1 भी सेम। तो यहाँ पे T1 रेशो T2 बराबर क्या आएगा, 1:1। इतना कुछ करने पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ भी हासिल क्या हुआ, 1:1 तो निकला। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं वो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। बाहर बड़ा गंदा मौसम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख दिया, नीट 2016 में पूछा हुआ है ना, सेकंड में। फर्स्ट में शायद क्वेश्चन नहीं आया था। जब स्प्रिंग से n द्रव्यमान बांधते हैं तो उसका आवर्तकाल है टाइम पीरियड 3 सेकंड। जब अगर ये द्रव्यमान को बढ़ाकर 1 किलोग्राम बढ़ा दें, m+1 किलोग्राम बढ़ा दें, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 5 सेकंड। तो तुम्हें क्या पूछा है उसने, कितना द्रव्यमान स्टार्टिंग में बांधा गया। तो दो समीकरण बनाओ। जब n द्रव्यमान बांध रहे हैं 3 सेकंड है तो उसके लिए बना लो, T1 बराबर 2 पाई रूट में आ गया m बटे में k। स्प्रिंग चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, द्रव्यमान चेंज कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो अपन अनुपात बनाएंगे इसका, T2 बराबर 2 पाई रूट में यहाँ पे m2 आ गया, m1 ले लो, यहाँ पे क्या है k 2 पाई k सेम। तो T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना के भी अपन क्या कर सकते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। T1 बटे T2 बराबर रूट में m1 बटे m2 है। T1 कितना है, 3 है, T2 कितना है, 5 है, m1 कितना है, m है, सेकेंड m2 कितना है, m+1 है, 1 किलोग्राम बढ़ा दिए। तो अपने को इसका द्रव्यमान निकालना है m। इसका रूट इधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 बटे 25 बराबर m बटे में m+1। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या जाएगा, 9m+9 बराबर 25m। घटाओगे तो कितना जाएगा, 9 बराबर 60m। तो m बराबर निकला 9/16। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है ना। मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। सड़ा क्वेश्चन है ना, हट जा, दिखता नहीं होगा तुम लोगों को ना, हटना पड़ता हो, इसलिए हटते रहता हूँ बार बार। ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे अपने पास अगला क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, सॉरी 2017 का क्वेश्चन है। 16 पहले किए थे, 17। इसमें क्या बोला है, कोई भी एक स्प्रिंग है जिसकी कटिंग की गई है और उसकी कटिंग की गई है 1:2:3 में। फिर इसकी कटिंग करने के बाद ये 3 जो स्प्रिंग बनेंगे नए अपने पास, उनको पहले सीरीज में जोड़े तो k' मिला, पैरेलल जोड़ दिए तो k" मिला। तो उनका रेशो क्या होगा, ये अपने पास इसको सॉल्व करना है। अपन ने देखो पहले ही पढ़े हैं कि जब भी अपन किसी स्प्रिंग को काटेंगे, यहाँ पे क्या है, वो लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको k को अपन काटेंगे, छोटा करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इन्वर्स इसका आएगा क्या अपने पास,
रेशो आएगा। तो यहाँ पे अगर 1:2:3 में अगर कटिंग की गई है तो इसका रेशो क्या होगा, इस तरीके से। इसकी लेंथ मान लो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, L1 L2 और L3 तीन मिलेंगे अपने को, जिसकी लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका K क्या होगा, कम। मतलब इसका रेशो ये 1:2:3 है, तो इसके K1 रेशो K2 रेशो K3 क्या बनेगा, ये इसका अपोजिट, ऐसे बनेगा 3:2:1, क्योंकि लेंथ क्या होती है, इसके फोर्स कांस्टेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर लेंथ इस तरीके से काटी जा रही है तो K क्या होगा अपने पास, इस तरीके से निकलेगा 3:2:1। अपन ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके कि अगर लेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो K क्या हो जाएगा, K/N हो जाएगा, है ना, बढ़ाने पर, लेंथ को बढ़ाने पर। अगर ये क्या हो जाए, कम करें अपन लेंथ को, तो ये क्या हो जाएगा, N के हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे अपन कम कर रहे हैं तो ये उतना ही गुना होगा जितनी लेंथ कम होगी। 1 हुआ तो इसका 3 गुना होगा ना, अपोजिट होगा उसका। ये अपन ने बना लिया रेशो, ठीक है। अब इन तीनों स्प्रिंग को क्या करते हैं अपन, एक बार सीरीज में लगा रहे हैं, एक बार पैरेलल लगा रहे हैं। सीरीज में निकालना है तो सीरीज के लिए क्या करते हैं अपन, 1/S बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस में क्या जाएगा 1/K3। K1 कितना है, K1 है 3, फिर 2, फिर 1, तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं इसको 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा यहाँ पे नीचे, ऊपर यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, नहीं 6 आएगा। तो कितना हो, 6 3 9 और 2 11, मतलब 11/1/KS है। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/11। ये हो गया अपने पास KS, ये सीरीज में निकला। पैरेलल में कुछ भी नहीं करना, पैरेलल में सीधे जोड़ देना है। तो पैरेलल में अगर निकालें तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, K1 प्लस K2 प्लस K3, 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6K। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया है 6K 6K हो गया। अपने को रेशो निकालना था सीरीज बटे में पैरेलल, तो सीरीज कितना आया है अपने पास 11/6K और ये कितना आया है 6K। तो बस 11/6K बटे में क्या आ गया 6K, K से K ओ इसको पलटा दिए थे अपन, 6/11 कर दिए थे। तो 6 से 6 गया तो कितना निकलेगा 1/11। बस आंसर आ गया। ये शायद पैरेलल सीरीज पूछा था या सीरीज पैरेलल एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे कर लेना, है ना, 2017 में पूछा। तो ये अपना स्प्रिंग वाला पोर्शन भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। इसके आगे आता है फ्री ऑसिलेशन, आता है डम्प्ड ऑसिलेशन, आता है फोर्स ऑसिलेशन आता है। तो उसको तुम जेईई मेंस के लिए छोड़ दो, वो अपने काम का नहीं है। अपने काम का यहीं तक था, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम और उसके पहले की जो इक्वेशन अपन ने पढ़े, है ना, यहीं तक मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इस चैप्टर को यहीं तक करो। बाकी का जो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन है और टाइप्स ऑफ SHM है वो ना करो। उसके ऊपर क्वेश्चन आए भी नहीं हैं, एम्स में आए हैं, नीट में तो नहीं आए हैं, बहुत यहीं तक के हो जाते हैं, है ना। तो ये चैप्टर अपना नीट के अकॉर्डिंग तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना। अब ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, वीडियो फिर बड़ी बड़ी बन जाती हैं यार। तो अपन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या, अपना मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।